Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Good. चलिए, अब लास्ट लेक्चर में जितना डिस्कस हो गया था, डिस्कशन बढ़ाते हैं उससे आगे। क्लास डिजाइन करना आपने सीख लिया, क्लास के मेंबर्स डिक्लेयर करना सीख लिया। अब लेते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, फिलहाल आईडी कौन सी यूज हो रही है, जल्दी बताइए। फिलहाल टर्बो पे काम हो रहा है, राइट? यानी क्लासिक C++ मॉडल पे चल रहे हैं, इसलिए हेडर फाइल के नाम में आपको .h दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने आईओ स्ट्रीम लिया, मैंने conio.h हेडर फाइल ली, क्लास वही बनाई जिसके बारे में आपसे बात हो रही थी लास्ट लेक्चर में, स्टूडेंट के अंदर एक रोल नंबर रखा, एक ग्रेड नाम का मेंबर रखा और एक परसेंटेज नाम का मेंबर रखा। क्लास के पब्लिक सेक्शन में मैंने डिक्लेयर दो मेंबर फंक्शंस करे, एक गेट और एक शो के नाम से। ठीक है, अब आप सब फंक्शंस जानते हैं, फटाफट बताइए ये जो क्लास के अंदर मैंने लिखा है, ये फंक्शन को डिक्लेयर करा है, डिफाइन करा है कि कॉल करा है? क्या करा है मैंने? डिफाइन करा है। विवेक को ऐसा लगता है। विवेक, डिफाइन ऐसे करते हैं बिना करली ब्रेस के। वेरी गुड, मैंने क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस को फिलहाल डिक्लेयर करा है, डिफाइन नहीं करा है। ठीक है, अब आपको याद होना चाहिए फंक्शन प्रोग्रामिंग का सेकंड स्टेप होता है कि आप फंक्शंस की बॉडी लिखें, हाँ या ना, है ना? तो अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा आप गेट और शो मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करें। ठीक है, जब आप किसी भी मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो नोटिस करिएगा एक नया सिंटेक्स आपको फॉलो करना पड़ता है। जब आप किसी भी मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो नोटिस करिएगा आपको एक नया सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। व्हाट इज दैट न्यू सिंटेक्स, उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। आप मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते वक्त सबसे पहले मेंशन करेंगे मेंबर फंक्शन की रिटर्न टाइप। ओके, रिटर्न टाइप के बाद जो नई चीज आएगी वो आएगी क्लास का नाम। क्लास के नाम के बाद दो कोलन, कितने कोलन दिख रहे हैं, जल्दी बोलिए, दो कोलन। उसके बाद आपके मेंबर फंक्शन का नाम, जो भी आपके मेंबर फंक्शन को आपने नाम दिया है वो नाम आएगा। उसके बाद मेंबर फंक्शन के पैरेंथेसिस होंगे, अगर आर्गुमेंट है तो वो होंगे, करली ब्रेस ओपन होगा, करली ब्रेस क्लोज होगा और अंदर आप मेंशन करेंगे मेंबर फंक्शन की बॉडी। इतना समझ आ रहा है? जल्दी जवाब दें, ये क्लियर है? ऐसा क्यों करते हैं इसका जवाब मैं आपको दूंगा अगले लेक्चर में। अभी हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये क्यों लगाया है क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी बस इतना मान लीजिए, अगर एक मेंबर फंक्शन डिफाइन करा जाता है तो C++ का सिंटेक्स होता है कि आपको क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ये दो चीजें लगानी ही लगानी है। इज एवरीवन एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? इसे आप अभी सिंटेक्स का पार्ट माने। अगर ये सी लैंग्वेज होती तो आप रिटर्न टाइप के बाद सीधे फंक्शन का नाम लिखते, हाँ या ना? अगर ये सी प्रोग्रामिंग होती तो रिटर्न टाइप के बाद सीधे फंक्शन का नाम लिखा जाता, करेक्ट? लेकिन C++ में रिटर्न टाइप के बाद क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन लगाया जाता है, उसके बाद लिखा जाता है मेंबर फंक्शन का नाम। इसमें लॉजिक मत ढूंढिएगा, ये C++ का सिंटेक्स है और फिर मैं आपको बताऊंगा ये सिंटेक्स क्यों है। हाँ, एक चीज जरूर बता दूं, अगर कोई पूछता है ये कौन है जो डबल कोलन आपको दिख रहा है, तो ये जो डबल कोलन दिख रहा है इसको डबल कोलन नहीं बुलाते, इसका C++ में प्रॉपर नाम दिया गया है और इसे C++ में नाम मिला है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। समझ रहे हैं?
ये जो आपको दो कोलन नजर आ रहे हैं, दे इन C++ आर बेटर नोन एज स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ठीक है, आज के लेक्चर का पहला नया ऑपरेटर यही है, एंड वी कॉल इट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, अब आ जाइए आप अपने कोड पे। नाउ आवर नेक्स्ट टास्क विल बी टू राइट डेफिनेशंस फॉर दिस। सो विल राइट void student scope resolution get। अंदर आप लिखेंगे सी आउट, डबल कोट्स में एंटर रोल कॉमा ग्रेड एंड परसेंटेज। ये यूजर को आप मैसेज देंगे, क्योंकि इसी पर्पस के लिए आपने गेट बनाया है। गेट का काम है यूजर से इनपुट लेना। अगर सी लैंग्वेज होती तो आप इनपुट कैसे लेते, जल्दी बताइए। अगर सी लैंग्वेज होती तो आप इनपुट लेते प्रिंटर स्कैनर लिखकर, लिखते ना स्कैनर, और स्कैनर के पहले एक प्रिंटफ, यस और नो, है ना। सी डबल प्लस में इसी काम को करने के लिए आप यूज करेंगे सी आउट, और सी आउट के साथ सी इन। सी आउट यूजर को बताएगा इनपुट क्या देना है, और सी इन यूजर को चांस देगा कि वो एक्चुअल इनपुट दे पाए। और ये बात क्लियर? ठीक है, तो यहां आ जाएगा सी आउट, इसके बाद आ जाएगा सी इन। सी इन में रोल फॉलोड बाय ग्रेड फॉलोड बाय परसेंटेज। ये आपका पहला स्टेप। इसी तरह से आपका नेक्स्ट स्टेप है इस डेटा को स्क्रीन पे डिस्प्ले करना। फॉर दैट आप शो डिफाइन करेंगे, जिसमें आप लिख देंगे सी आउट रोल फॉलोड बाय इंसर्शन ऑपरेटर, देन ग्रेड followed by another insertion operator, then percentage followed by endl। इतना क्लियर है? जल्दी बताइए, आ रहा है समझ? तो ये आपने दोनों मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी, दोनों को आपने डिफाइन करा। ठीक, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पूरे कोड को अगर आप यूज करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं इन सबको मेमोरी मिले, ये सब कोई एक्शन ले पाए, तो आपको क्लास का बनाना पड़ता है ऑब्जेक्ट। यानी अगर मैं आपसे पूछूं मेन से पहले हमने जितना कोड लिखा है वो मेमोरी में कितने बाइट्स लेगा, कितनी स्पेस लेगा, तो आपका जवाब होगा 0 बाइट्स। कोई बाइट नहीं होगी ऑक्यूपाई, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगी। कब तक? कब तक? जब तक क्लास का क्रिएट ना करा जाए ऑब्जेक्ट। क्लास को कोई मेमोरी नहीं मिलती है, अच्छे से इस बात को दिमाग में रखिएगा। क्लास को कोई मेमोरी नहीं मिलती है, मेमोरी मिलती है क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। ओके, जब तक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, नो स्पेस एलोकेशन विल बी डन। अब आपने लास्ट लेक्चर्स मिस नहीं करे हो तो फटाफट बताइए ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। जल्दी बोलिए, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका, सिंटेक्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स होता है, आप लिखते हैं क्लास का नाम, हमारे केस में हो गया स्टूडेंट, और हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो हमने दे दिया एस। ठीक है, नाउ वॉच वेरी केयरफुली। जैसे ही आप कहेंगे स्टूडेंट एस, मेमोरी में क्या हलचल होगी, इसे मैं आपको विद डायग्राम समझा रहा हूं। मेमोरी में हलचल ये होगी कि कंपाइलर एक 7 बाइट्स का ब्लॉक रिजर्व करेगा। 7 बाइट कैसे कैलकुलेट करा अपन ने? कैन यू टेल मी, ये 7 बाइट कहां से आ गए? क्लास के अंदर के डेटा मेंबर की साइज निकाल लीजिए आप। इंटीजर टर्बो कंपाइलर में 2 बाइट के होते हैं, कैरेक्टर टर्बो कंपाइलर में 1 बाइट का होता है, परसेंटेज 4 बाइट के। तो 2 + 1 3, 3 + 1 4, टोटल हो गई 7 बाइट्स। हो गया 2 + 1 3, 3 + 4 7 बाइट्स। ठीक, तो ओवरऑल 7 बाइट्स का आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जिसके अंदर एक रोल नंबर होगा, एक ग्रेड होगा और एक परसेंटेज होगी। और इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट का नाम एस होगा। ओके, दूसरी बात, एस और उसके डेटा मेंबर के बीच में याद रखिएगा एक स्पेशल लेयर
एक स्पेशल ब्रिज की तरह कंपाइलर बनाएगा आपके द्वारा डिक्लेयर्ड दो मेंबर फंक्शन, एक गेट और एक शो। यानी एस का अपने डेटा से डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउड है कि नहीं है? जल्दी बोलिए। एस अपने डेटा से डायरेक्ट बात कर सकता है कि नहीं कर सकता है? एट एनी कॉस्ट नहीं कर सकता है, हरगिज नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा सेक्शन प्राइवेट में है, राइट? और मेंबर फंक्शन याद कीजिए सब के सब पब्लिक में है। एस को अगर कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, तो किससे करनी है? एस को अगर कम्युनिकेट करना है, बातचीत करनी है, इंटरैक्ट करना है, तो किससे करना है? तो एस को इंटरैक्ट करना है क्लास के मेंबर फंक्शन से। एस का इंटरैक्शन गेट से अलाउड है, एस का इंटरैक्शन शो से अलाउड है, लेकिन एस का डायरेक्ट इंटरैक्शन रोल ग्रेड पर से अलाउड नहीं है। तो क्या गेट और शो रोल ग्रेड पर से बात करेंगे? क्या गेट और शो को परमिशन है रोल ग्रेड पर से बात करने की? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। यस है, बिकॉज वो उसी क्लास के मेंबर फंक्शन है, तो वो क्लास के प्राइवेट मेंबर से इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो गेट इज अलाउड टू इंटरैक्ट विद रोल ग्रेड पर, शो इज ऑल्सो अलाउड टू इंटरैक्ट विद रोल ग्रेड पर, बट एस इज नॉट अलाउड टू डायरेक्टली इंटरैक्ट विद रोल ग्रेड पर। डायरेक्टली इंटरैक्शन का मतलब समझ रहे हो आप लोग? डायरेक्ट इंटरैक्शन का मतलब समझ रहे हो? मैंने आपको परसों भी बताया था। डायरेक्ट इंटरैक्शन का मतलब ये लाइन दे देगी एरर, याद है? सीधे नहीं कह सकते आप एस डॉट रोल इक्वल टू 10। फाइन। अब अगर एस चाहता है कि वो अपने डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करे, अगर एस चाहता है कि उसके डेटा मेंबर्स के अंदर यूजर से इनपुट लिया जाए, तो हमें कॉल करना पड़ेगा गेट। आ रही है बात समझ? हमें कॉल करना पड़ेगा मेंबर फंक्शन गेट। इज इट क्लियर? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड, इज इट क्लियर? वेरी गुड। अब मुझे बताइए, सी लैंग्वेज में फंक्शन कॉल करने का सिंटेक्स क्या होता है? जल्दी बोलिए। सी लैंग्वेज में फंक्शन कॉल करने का सिंटेक्स क्या होता है? वेरी गुड। फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ऐसे ही कॉल करते हैं। फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस सेमीकोलन, ऐसे ही कॉल करते हैं। लेकिन याद रखिएगा, गेट और शो फंक्शंस हैं कि मेंबर फंक्शन है? जल्दी बताइए। गेट और शो फंक्शंस हैं कि मेंबर फंक्शंस हैं? मेंबर फंक्शन है। और मेंबर फंक्शन को कभी भी आप फंक्शन के स्टाइल में कॉल नहीं कर सकते। तो अगर आपने ऐसे कॉल करा तो भी कंपाइलर दे देगा एरर। क्यों दे देगा एरर? इसका जवाब आपको अभी आधे घंटे में मिलेगा। आज का लेक्चर खत्म होते होते आपको जवाब मिल जाएगा कि ऐसे गेट कॉल करना गलत क्यों है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, अगर कोई मेंबर फंक्शन कॉल होता है तो ऐसे नहीं होता। मेंबर फंक्शन कॉल होता है ऑब्जेक्ट के नाम के बाद डॉट ऑपरेटर, और डॉट ऑपरेटर के बाद आपके मेंबर फंक्शन का नाम। ठीक है? तो एस डॉट गेट। तो अगर मैं सिंटेक्स वाले पेज पे आऊं और हम लिखें व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ कॉलिंग अ मेंबर फंक्शन, व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ कॉलिंग अ मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन को कॉल करने का सिंटेक्स क्या होता है? अगर इसकी बात की जाए तो मेंबर फंक्शन को कॉल करने का सिंटेक्स होता है, आप सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, फिर लगाएंगे ये डॉट, और डॉट के बाद लिखेंगे आप आपके मेंबर फंक्शन का नाम, और उसके बाद लगाएंगे पैरेंथेसिस। अगर जरूरत पड़ रही है तो पैरेंथेसिस में भेजे जाएंगे आर्ग्यूमेंट्स। अब एक और नाम ध्यान से सुनिएगा, इस ऑपरेटर को जिसे हम बहुत देर से डॉट डॉट बुलाए जा रहे हैं, सी प्लस प्लस में प्रॉपर नाम मिला है, एंड दिस ऑपरेटर इज बेटर नोन एज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये जो डॉट दिख रहा है आपको, दिस इज बेटर नोन एज मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। तो आज से इसका नाम चेंज, आज से इसको डॉट के नाम से ना बुलाकर अपन इसको नाम दिया करेंगे मेंबर एक्सेस ऑपरेटर। समझ आ रही है बात? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट?
वेरी गुड। तो अगर अपने कोड की तरफ वापस आए तो हमारा कॉल हो जाएगा s डॉट गेट। आप समझिए क्या होगा जब s डॉट गेट चलेगा। जैसे ही ये कॉल एग्जीक्यूट होगा, कंपाइलर गेट नाम के मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, गेट के अंदर की बॉडी रन होगी, यूजर से मांगा जाएगा रोल ग्रेड पर, और वो जाकर रोल में, ग्रेड में और परसेंटेज में स्टोर हो जाएगा। सपोज करिए यूजर का इनपुट आता है रोल नंबर के लिए 10, ग्रेड के लिए A, परसेंटेज के लिए 73.6। तो ये डेटा इस तरह से जाकर रोल ग्रेड पर में स्टोर होगा। एक बार फिर बताइए, क्या गेट को रोल ग्रेड पर एक्सेस करने का राइट है? बिल्कुल सही, राइट है। क्यों राइट है बताएं? क्यों सी डबल प्लस ने राइट दिया हुआ है? वाई गेट इज अलाउड टू एक्सेस रोल ग्रेड पर? लेट मी नो। वेरी गुड, क्योंकि गेट उसी क्लास का मेंबर फंक्शन है जिस क्लास के ये डेटा मेंबर्स हैं। ऐसा ही है। शाबाश, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जैसे ही एस गेट को कॉल करेगा, कंट्रोल गेट में जाएगा, यूजर से 3 इनपुट्स लेगा और वो 3 इनपुट्स रोल ग्रेड पर में जाकर स्टोर हो जाएंगे। किसके रोल ग्रेड पर हैं? ठीक है, क्लास के अंदर जो आपने रोल ग्रेड पर बनाए वो यहां पर डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही अब हमारा प्रोग्राम डेटा डिस्प्ले करना चाहता है, तो क्या हम मेन में डायरेक्टली सी आउट लिख के काम कर सकते हैं? जल्दी बोलिए, क्या मेन में रोल ग्रेड पर को प्रिंट कराया जा सकता है? किसी हालत में नहीं कराया जा सकता है, प्राइवेट है वो, राइट। तो आपको एक बार फिर क्लास के दूसरे मेंबर फंक्शन का सहारा लेना पड़ेगा, उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा, जो हमारे केस में है बाय द नेम ऑफ शो। दिख रहा है? जो हमारे केस में है बाय द नेम ऑफ शो। लेकिन हम शो को भी शो बोलकर कॉल नहीं करेंगे, क्योंकि मेंबर फंक्शन है, इसलिए कॉल कैसे होगा? क्योंकि मेंबर फंक्शन है इसलिए कॉल कैसे होगा? कॉल होगा क्लास ऑब्जेक्ट के नाम से। ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एस। तो कॉल बनेगा एस डॉट शो। हुआ क्लियर यहां तक? आगे बढ़ू? तो अब एस ने शो को कॉल करा, तो कंट्रोल एस डॉट शो के कारण शो मेंबर फंक्शन में आएगा और शो मेंबर फंक्शन के अंदर बैठकर रोल ग्रेड पर को करा जाएगा स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले। इसके बाद आप कोड को पॉज करेंगे, ठीक है, क्योंकि आप टर्बो में हैं तो गेट ch यूज कर सकते हैं, और लास्ट में आ जाएगा द स्टेटमेंट रिटर्न 0। ठीक, अब आप अगर लास्ट लेक्चर में थे तो मैंने आपसे एक छोटी सी बात बोली थी। आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से यूज करती है, कहा था। ठीक है, अब मैं आपको इस प्रोग्राम में दिखाता हूं रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट्स कहां देखने को मिल रहे हैं। बस जो मैं बोलूं वो इमेजिनेशन आपको दिमाग में करते हुए आगे बढ़ना है। स्टार्ट करें? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो स्टूडेंट क्लास आपको दिख रही है, इसको आप एक तरीके का बैंक मानिए। इमेजिन करिए ये स्टूडेंट क्लास एक बैंक है। ठीक है, ये जो अंदर आपको रोल ग्रेड पर दिख रहे हैं, ये बैंक में डिपॉजिटेड आप अपना पैसा मानिए। बैंक में जो पैसा जमा होता है, जो पैसा डिपॉजिट होता है, वो कस्टमर करता है ना, तो ये आपका पैसा मान लीजिए। देन ये जो गेट और शो आपको दिख रहे हैं, ये बैंक में काम करने वाले एम्प्लॉइज मान लीजिए। बैंक का मैनेजर, बैंक का कैशियर, बैंक का ऑफिस बॉय, ये वो लोग हैं जो पब्लिक सेक्शन में आपको दिख रहे हैं। और जो मेन में आपको एस दिख रहा है, वो आप अपने आप को मानिए, यानी कि बैंक का कस्टमर। ये सिनेरियो समझ आया? ठीक है, अब मैं आपसे इस बैंक वाले एग्जाम्पल के सवाल पूछूंगा, आप मुझे उनके जवाब देना। मैं आपको बताऊंगा उसका रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट हमारे कोड में कैसे दिख रहा है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, बैंक में अकाउंट किसका है? बैंक का कि आपका? आपका अकाउंट है, राइट। पैसा किसका है? बैंक का कि आपका? आपका पैसा है। अब ये बताइए, अगर पैसा आपका है तब भी क्या बैंक ने आपको ये राइट्स दिए हैं
कि रात के 12 बजे भी आपकी नींद खुले तो आप घुस जाएं बैंक के अंदर और अपने हाथों से गिन कर अपना पैसा निकाल कर लाएं? नहीं। आप कभी बैंक गए? आपने कभी बैंक विजिट करा है? वैसे तो आजकल ना के बराबर जरूरत पड़ती है, हर चीज ऑनलाइन अवेलेबल है, बट अगर आप कभी बैंक गए हो तो आपने देखा है अपना भी अकाउंट ऑपरेट करने के लिए आप बैंक के एम्प्लॉयज को बोलते हैं। अगर आपको लगता है मुझे अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है, अगर आपको लगता है आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकालना है, तो क्या आप बैंक में जाकर ये बोल सकते हैं कि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूं, लाओ मुझे दे दो कंप्यूटर, मैं खुद ही स्टेटमेंट निकाल लूंगा? क्या वो अलाउ करेंगे आपको इस बात के लिए? नहीं। आप अपना अकाउंट भी ऑपरेट अगर करते हैं तो गौर करिए, आप डायरेक्ट नहीं करते हैं, आप वहां पे बैठे हुए एम्प्लॉय को बोलते हैं, वो आपके कहने पर आपके अकाउंट को हैंडल करता है। यस और नो? करता है। बिल्कुल ऐसा यहां पर आपको इंटरैक्शन दिखेगा। एस कभी भी डायरेक्टली रोल ग्रेड पर से बात नहीं करेगा। एस किससे बात करेगा? एस बात करेगा क्लास के मेंबर फंक्शन से। मेंबर फंक्शन किससे बात करेंगे? मेंबर फंक्शन बात करेंगे क्लास के अंदर के प्राइवेट डेटा मेंबर्स से, राइट? भले ही वो डेटा किसको बिलोंग कर रहा है, क्लास को के ऑब्जेक्ट को। पैसा किसको बिलोंग कर रहा है, बैंक को के कस्टमर को? पैसा किसका है, बैंक का के कस्टमर का? कस्टमर का। लेकिन कस्टमर का होने के बावजूद उस पैसे को आप डायरेक्ट तो एक्सेस नहीं कर सकते। समझ आ रही है मेरी बात? शाबाश, वेरी गुड। इसलिए इस पर्टिकुलर कोड के अंदर अगर आप गौर से देखें तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप किसी भी हालत में डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ू, शुरू करें? चलिए अब सेकंड एग्जांपल, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं इसी कंटेक्स्ट में। एक बार फिर बताइए, ये जो पैसा है, ये जो अकाउंट है, ये बैंक का है कि आपका अकाउंट है? आपका अकाउंट है, राइट? ओके। ये जो अकाउंट है ये कब खुलेगा? जब बैंक खुलेगा या जब आप उसे एज अ कस्टमर ज्वाइन करेंगे? आपका अकाउंट बैंक में कब क्रिएट होगा? जब बैंक खुलेगा तब, या जब आप एज अ कस्टमर ज्वाइन करेंगे? शाबाश, जब आप एज अ कस्टमर ज्वाइन करेंगे तब ये अकाउंट खुलेगा। करेक्ट। इसका मतलब जब क्लास बनती है तब ये ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो 7 बाइट का ब्लॉक बना हुआ आप देख रहे हैं, ये तभी क्रिएट होगा जब हम क्लास का क्रिएट करेंगे ऑब्जेक्ट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? मेमोरी एलोकेशन डेटा मेंबर के लिए क्लास के बनने पर नहीं होता। मेमोरी एलोकेशन डेटा मेंबर के लिए तब होता है जब क्लास का क्रिएट होता है ऑब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? इतने सारे पॉइंट समझ में आए जितने मैंने बोले? दिमाग में बैठ गए? चलिए अब अगला पॉइंट शुरू कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये बताइए, एक बैंक में 2 कस्टमर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स इमेजिन मैं यहां पर 2 ऑब्जेक्ट्स बनाता हूं, एस और पी। बना सकता हूं 2 ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट और बनाता हूं मैं यहां पर एस के साथ साथ पी, ठीक है। अब मेरा आपसे सवाल ये है, जब बैंक में नया कस्टमर आएगा तो क्या बैंक उस कस्टमर का अकाउंट दूसरे कस्टमर के साथ मर्ज कर देगा? हाँ या ना? नहीं करेगा। इसका मतलब जब भी सी डबल प्लस में क्लास का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, हमेशा क्लास के डेटा की एक नई कॉपी मेमोरी में एलोकेट की जाएगी। सभी लोग ध्यान से इस बात को सुनिएगा। जब भी क्लास का नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक नई कॉपी डेटा मेंबर्स की मेमोरी में क्रिएट की जाएगी। तो जो ऊपर वाले मेंबर्स आपको दिख रहे हैं वो किस ऑब्जेक्ट को बिलोंग कर रहे हैं? दे आर प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ एस। और ये जो नीचे दिख रहे हैं, दे आर
प्राइवेट डेटा मेंबर्स ऑफ पी। यानी आपके प्रोग्राम के अंदर अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि डेटा की मेमोरी में कितनी कॉपी बनती है, तो आपका जवाब होगा उतनी कॉपी बनती है जितने मैं क्रिएट करूंगा ऑब्जेक्ट। अगर मैं 10 ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा अपनी क्लास के, तो कंपाइलर डेटा मेंबर्स की 10 कॉपी क्रिएट करेगा। अगर मैं 100 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेटा मेंबर की 100 कॉपी क्रिएट होंगी। अगर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो डेटा मेंबर की एक कॉपी बनेगी। और अगर मैं बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तब क्या होगा, बताइए जरा। वेरी गुड। अगर मैं बिल्कुल भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तो डेटा मेंबर्स के नाम पे 0 बाइट की स्पेस रिजर्व होगी। आ रही है बात समझ? ओके, तो बताइए मेमोरी में कितने रोल ग्रेड पर है इस वक्त? मेमोरी में कितने रोल ग्रेड पर के पेयर्स हैं इस वक्त? दो पेयर हैं। कैसी बातें कर रहे हैं विकास? क्या आपको मेन में दो ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहे हैं, एस और पी? तो रोल ग्रेड पर का एक पेयर कैसे हो जाएगा? रोल ग्रेड और पर के कितने सेट है मेमोरी में? कितने रोल ग्रेड पर इस समय मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं? एवरीवन प्लीज रेस्पॉन्ड। वेरी गुड। मेमोरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं दो रोल ग्रेड पर के पेयर, ठीक है। अब मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगेन आप बैंक वाले एग्जाम्पल को दिमाग में रखकर जवाब देना। जब बैंक में कोई नया कस्टमर आएगा तो बैंक उस कस्टमर का अकाउंट अलग मेंटेन करेगा, हाँ या ना? करेगा। लेकिन क्या बैंक इस कस्टमर के लिए नए एम्प्लॉयज भी हायर करेगा? इस पर्टिकुलर कस्टमर के लिए नया मैनेजर, नया ऑफिस बॉय, नया कैशियर, इनको रखा जाएगा जॉब पे जो इस कस्टमर के लिए ही काम करे? नो, नॉट एट ऑल। बैंक के एम्प्लॉइज, बैंक के सर्विस प्रोवाइडर्स सारे कस्टमर्स के लिए कॉमन है, हाँ या ना? शाबाश, सारे कस्टमर्स के लिए कॉमन है। इसका मतलब गेट और शो की मेमोरी में कितनी कॉपीज? गेट और शो की मेमोरी में कितनी कॉपीज? एक कॉपी। चाहे एक ऑब्जेक्ट बने, चाहे 1000 ऑब्जेक्ट बने, चाहे 1,00,000 ऑब्जेक्ट बने, याद रखिए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ मेंबर फंक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मेंबर फंक्शन की हमेशा मेमोरी में एग्जिस्ट करती है वन सिंगल कॉपी, और डेटा मेंबर की मेमोरी में एग्जिस्ट करती है उतनी कॉपी जितने क्रिएट होते हैं ऑब्जेक्ट। एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट, यस और नो? वेरी गुड, बिल्कुल सही। ठीक, तो अब अगर मैं आपसे कहूं ये जो पी हमने बनाया है, अगर हम चाहते हैं इसके लिए भी हम इनपुट आउटपुट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपका जवाब होगा हमें पी के लिए भी कॉल करना पड़ेगा, एक बार गेट और एक बार शो। ठीक है, जैसे ही हम पी डॉट गेट और पी डॉट शो करेंगे, हम क्या माने, क्या एक्शन होगा? हम माने जैसे एस ने कॉल करा था गेट को, ऐसे गेट का कॉल अब पी के तरफ से आएगा, गेट अप पी के लिए चलेगा, पी के लिए इनपुट लेगा, और अगली बार यही काम पी के लिए शो करेगा। तो जैसे वो एस का डेटा शो कर रहा था, ऐसे शो अब डेटा शो करेगा पी का। आया समझ में? ये इंटरैक्शन क्लियर हुआ? शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अब मैं आ रहा हूं सबसे टिपिकल और क्रूशियल पॉइंट पे, जो इस पूरे प्रोग्राम का सबसे जरूरी हिस्सा है। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, हम गेट के अंदर रोल ग्रेड पर को एक्सेस कर रहे हैं, हाँ या ना? कर रहे हैं ना? फाइन। सवाल आता है ये रोल ग्रेड पर किसके हैं? सवाल आता है ये रोल ग्रेड पर किसके हैं? मैं आपको तीन चॉइसेस देता हूं, आप बताइएगा तीनों में से कौन सा चॉइस बेस्ट है, सही है। पहला आंसर जो सबके दिमाग में आता है, ये रोल ग्रेड पर क्लास के हैं, स्टूडेंट क्लास के हैं। दूसरा आंसर,
ये रोल ग्रेड पर मेंबर फंक्शन के हैं, यानी कि गेट के हैं, जिसके अंदर बैठकर इसे एक्सेस करा जा रहा है। तीसरा आंसर, ये रोल ग्रेड पर ना क्लास के हैं ना मेंबर फंक्शन के हैं, ये उस ऑब्जेक्ट के हैं जिस ऑब्जेक्ट से हमने गेट को कॉल करा है। आपको क्या लग रहा है, ये रोल ग्रेड पर क्लास के हैं या गेट के अपने रोल ग्रेड पर हैं लोकल वेरिएबल्स की तरह, या ये ऑब्जेक्ट के हैं? जल्दी जवाब दीजिए, किसके रोल ग्रेड पर माने जाएंगे? वेरी गुड, ये रोल ग्रेड पर ना तो क्लास के हैं ना तो ये रोल ग्रेड पर गेट के हैं, ये रोल ग्रेड पर उस ऑब्जेक्ट के हैं जिसने गेट को कॉल करा है। यानी सी डबल प्लस का मैजिक, सी डबल प्लस का जादू यहां आपको दिखेगा। यहां कहीं भी आपको एस दिख रहा है? गेट के अंदर कहीं भी आपको एस नाम दिख रहा है? जल्दी बोलिए, नहीं दिख रहा ना? लेकिन फिर भी कंपाइलर को मालूम है, कंपाइलर जानता है कि ये रोल, ये ग्रेड, ये परसेंटेज उसी ऑब्जेक्ट को बिलोंग करेगा जिस ऑब्जेक्ट से आपने गेट को कॉल करा है। दैट मीन्स अगर आप इस पहले वाले कॉल की बात करें तो ये रोल ग्रेड पर एस के रोल ग्रेड पर होंगे। अगर आप दूसरे वाले कॉल की बात करें तो ये रोल ग्रेड पर एस के ना होकर पी के रोल ग्रेड पर कहलाएंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? समझ में आ रही है बात? यानी मेंबर फंक्शंस के अंदर जो डेटा मेंबर्स अपन यूज करते हैं वो कभी भी क्लास के नहीं होते, कभी भी किसी भी कीमत पे वो क्लास के नहीं होते, वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट के होते हैं जिसने मेंबर फंक्शन को करा है कॉल। और जो ऑब्जेक्ट कॉल करता है उसे सी डबल प्लस में क्या बोलते हैं? उसे सी डबल प्लस में बोलते हैं कॉलिंग ऑब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट और कॉलिंग ऑब्जेक्ट में बहुत बड़ा फर्क है। ऑब्जेक्ट हर वो वेरिएबल है जो आप क्लास के लिए क्रिएट कर रहे हैं। कॉलिंग ऑब्जेक्ट वो है जो मेंबर फंक्शन को कॉल करने में इन्वॉल्व है। समझ आ रही है मेरी बात? कॉलिंग ऑब्जेक्ट वो है जो मेंबर फंक्शन का कॉल जनरेट कर रहा है, ऑब्जेक्ट वो है जो आप क्लास का वेरिएबल बना रहे हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आप खुद सोचिए, तो आपको मेरी एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा था हम मेंबर फंक्शंस को डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हैं, ऐसे कॉल करेंगे तो एरर आ जाती है, कहा था। अब आप खुद दिमाग लगाइए क्यों एरर आ जाती है। अगर आप ऐसे कॉल करेंगे तो सोचिए कंपाइलर को कैसे समझ में आएगा कि ये रोल ग्रेड पर जो गेट में यूज हो रहे हैं इसे एस का रोल ग्रेड पर माना जाए या इसे पी का रोल ग्रेड पर माना जाए। आ रही है बात समझ? राइट, इसलिए मेंबर फंक्शंस हमेशा हमेशा ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल होते हैं। बिना ऑब्जेक्ट के मेंबर फंक्शन कॉल करना इम्पॉसिबल है। कोई बात नहीं दीपांकर, अगर पी नहीं भी है तब भी आपको एस डॉट लगाना पड़ेगा। कंपाइलर के पास कॉमन सेंस नहीं है यहाँ पर कि अगर एक ही ऑब्जेक्ट है तो वो अपने आप मान ले कि ये इसी ऑब्जेक्ट का डेटा होगा। ये रूल है, सिंटेक्स है कि जब भी मेंबर फंक्शन कॉल होंगे उनके कॉल में हमेशा ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व रहेगा। कंपाइलर हमेशा देखना चाहेगा ऑब्जेक्ट को मेंबर फंक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे। सभी लोग मेरी बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस? शाबाश, वेरी गुड, परफेक्ट। आगे बढ़ा जाए, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब इस बात को हमें साबित करना है कि जो रोल ग्रेड पर दिख रहे हैं ये उस ऑब्जेक्ट के रोल ग्रेड पर है जिसने मेंबर फंक्शन को कॉल करा है। तो इस बात को साबित करने के लिए, समझने के लिए मैं आपको कुछ वर्जन्स दे रहा हूं मेन के। आप मुझे बताइएगा कौन से वाले वर्जन का कैसा आउटपुट आएगा। ठीक है, वॉच केयरफुली। पहला वर्जन में कुछ ऐसे लिखता हूं, इंट मेन CLR SCR student s comma p s dot get and p dot show followed by
रिटर्न 0। जवाब दें। सबसे पहले तो बताइए, क्या ये कोड कंपाइल होगा? विल दिस कोड कंपाइल? हाँ या ना? शाबाश। यस, कंपाइल होगा। विल दिस कोड रन? क्या ये कोड रन होगा? हाँ, बिल्कुल रन होगा। ठीक। व्हाट आउटपुट विल इट शो? जल्दी बोलिए, ये कोड क्या आउटपुट शो करेगा? आउटपुट शो करेगा गार्बेज। ठीक है, जबकि इनपुट लेगा, विल दिस कोड टेक इनपुट? ऐसे लेते हैं, विल दिस कोड एक्सेप्ट इनपुट? हाँ, बिल्कुल लेगा। जब आपने कॉल करा है गेट को, तो इनपुट तो लिया ही जाएगा। यस और नो? लिया जाएगा। है ना? तो इसका जवाब यस है। बट विल इट शो करेक्ट आउटपुट? नहीं, इसका आउटपुट आएगा गार्बेज। राइट? आउटपुट विल बी गार्बेज। व्हाई आउटपुट विल बी गार्बेज? कारण आपके सामने है, अगर आप लेक्चर ध्यान से सुन रहे हैं तो कंपाइलर को साफ नजर आ रहा है कि जो कॉल कर रहा है गेट को वो एस है, तो इनपुट कौन से ऑब्जेक्ट में गया होगा? जल्दी बताइए, इनपुट गया होगा एस में। लेकिन शो को कॉल किससे करवाया आपने? शो को कॉल किससे करवाया? वेरी गुड, शो को आपने कॉल कराया विद द हेल्प ऑफ, परफेक्ट, शो को आपने कॉल कराया विद द हेल्प ऑफ पी। तो अगर शो को पी ने कॉल करा है तो इट्स ऑब्वियस दैट आंसर विल बी गार्बेज। इससे ये क्लियरली आपके समझ में आना चाहिए कि कंपाइलर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि गेट का कॉलर कौन है। कंपाइलर सिर्फ एट प्रेजेंट देख रहा है, इस वक्त कौन कॉल कर रहा है शो को। अगर एट प्रेजेंट कॉलर पी है तो आउटपुट पी के डेटा का आएगा, और पी का डेटा अभी तक अनइनिशियलाइज्ड है, तो आप मानते हैं आउटपुट गार्बेज आएगा। पी का डेटा अनइनिशियलाइज्ड है तो आप मानते हैं आउटपुट गार्बेज आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चला जाए आगे। पहला पॉइंट क्लियर? ठीक। तो ये कोड भले ही गलत है, बट आपको ये जरूर समझा रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट से मेंबर फंक्शन को आप कॉल करेंगे, मेंबर फंक्शन उसी के डेटा से इंटरैक्ट करेगा। आई कहानी समझ? शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आउटपुट बताइए। CLR SCR, या मैंने कहा स्टूडेंट S कॉमा P, S डॉट गेट, P डॉट गेट, S डॉट शो, P डॉट शो। नाउ माय फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से अगर आप देखें कोड को तो वो ये है, व्हेन द कोड विल रन, क्या ये कोड 2 बार इनपुट लेगा? विल दिस कोड एक्सेप्ट इनपुट ट्वाइस? बिल्कुल सही, ये कोड आपसे लगातार 2 बार इनपुट लेगा। ठीक है, नाउ माय स्टेटमेंट इज, क्या मैं ये मान सकता हूं जो सेकेंड टाइम हम इनपुट देंगे वो फर्स्ट टाइम वाले इनपुट को ओवरराइट कर देगा? जल्दी बोलिए, ओवरराइट करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। कारण दोनों ऑब्जेक्ट्स अलग अलग हैं। जो पहला इनपुट है वो किस में जाएगा? जो पहला इनपुट है वो एस में जाएगा, जो दूसरा इनपुट है वो पी में जाएगा। तो ओवर राइटिंग का सवाल ही नहीं उठता। इज दिस क्लियर? राइट? तो इस कोड का आउटपुट क्या आएगा? इस कोड का आउटपुट 2 टाइम्स इनपुट होगा और फिर 2 टाइम्स
आउटपुट आएगा, यही होगा ना, राइट? जो 2 बार इनपुट होगा उसमें से पहला इनपुट जाएगा फॉर एस, दूसरा इनपुट जाएगा फॉर पी, आउटपुट आएगा फॉर एस, आउटपुट आएगा फॉर पी। इतना क्लियर? ओके। इसी के नीचे एक और वर्जन लिख रहा हूं इस कोड का, उसके बारे में अपने व्यूज दें। इसी कोड का सेकंड वर्जन, इस वर्जन में मैं एस डॉट गेट और पी डॉट गेट के बाद पहले पी डॉट शो कर देता हूं, फिर एस डॉट शो कर देता हूं। नाउ टेल मी, अब क्या होगा? इस कोड का आउटपुट कैसा होगा? क्या ये 2 बार इनपुट लेगा? लेगा। पहले किसके लिए? एस के लिए, फिर किसके लिए? पी के लिए। 2 बार आउटपुट भी दिखाएगा? बिल्कुल, ये कोड 2 बार आपको आउटपुट भी दिखाएगा। ओके, लेकिन आउटपुट में पलट जाएगा। पलट जाएगा। पहले किसके लिए? पहले आउटपुट आएगा पी के लिए, फिर आउटपुट आएगा एस के लिए, राइट? प्रोग्रामर ने ऑर्डर आउटपुट का चेंज कर दिया, तो जो आउटपुट अभी तक आता था एस के लिए, वो आउटपुट अब आने लगेगा पहले पी के लिए। कोई बात क्लियर? पॉइंट क्लियर हुआ? समझ आया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। क्या लगता है आपको अब क्या होगा? अब मैंने 2 बार लगातार एस डॉट गेट बोला है, सो विल दिस कोड टेक इनपुट 2 टाइम्स? लेगा? यस, जवाब है बिल्कुल लेगा। ओवरराइटिंग होगी? हाँ, इस बार होगी। क्यों होगी? क्योंकि कॉलिंग ऑब्जेक्ट सेम है। ओवरराइटिंग होगी बिकॉज फॉर बोथ कॉल्स calling object is same for both get member function calls, calling object is same। फाइन। अब ये और बता दीजिए आउटपुट क्या आने वाला है इसका? तो आउटपुट 2 बार इनपुट लेगा? लेगा। पहली बार किसके लिए? एस के लिए। दूसरी बार किसके लिए? वो भी एस के ही लिए। दोनों बार इनपुट आएगा एस ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है? और आउटपुट भी 2 दिखाएगा। पहला वाला आउटपुट एस का होगा। कौन सा वाला? जो सेकेंड इनपुट दिया था वो, ठीक है? और दूसरा गार्बेज। दूसरा वाला आउटपुट आपको मिलेगा गार्बेज। तो ये सारे एग्जांपल्स एक ही बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, मेंबर फंक्शंस बस उसी पे फोकस करते हैं, उन्हें बस उसी ऑब्जेक्ट की चीजें नजर आती हैं, बाकी कोई ऑब्जेक्ट इन मेंबर फंक्शंस को नहीं दिखता। क्लियर हुआ? ठीक। अब लास्ट की 2 बातें और सुन लीजिए बहुत ही ध्यान से। मैंने इस वक्त क्लास के अंदर मेंबर फंक्शंस को डिक्लेयर करा है, यस और नो? ये जो आप देख रहे हैं ये मेंबर फंक्शन का डिक्लेरेशन कहलाएगा, है ना? और ये जो आप देख रहे हैं ये मेंबर फंक्शंस की डेफिनेशन कहलाएगा, ये भी और ये भी, ठीक है? याद रखिएगा हम मेंबर फंक्शंस को क्लास के अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन ये हम तब तक नहीं करेंगे जब तक हम लोग
ना डिस्कस कर लें, ना पढ़ लें अ टॉपिक विच इज कॉल्ड एज, टेल मी द नेम, अ टॉपिक विच इज कॉल्ड एज इनलाइन मेंबर फंक्शन। इनलाइन, इनलाइन इनहेरिटेंस नहीं, इन लाइन, याद रखिएगा, है ना। ये बहुत कॉमन डाउट मैंने देखा है स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है, उन्हें लगता है सर हम मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर भी तो बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट आप वो तब तक बनाएंगे जब आप मेंबर फंक्शंस डिस्कस, जब आप इनलाइन फंक्शन डिस्कस कर लेंगे। जब तक इनलाइन फंक्शंस नहीं पढ़ते हैं तब तक कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का। इज इट क्लियर? इसलिए तब तक कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने तो बहुत जगह देखा है क्लास की बॉडी के अंदर ही मेंबर फंक्शन बनाए जाते हैं। हम भी बनाएंगे बट नॉट बिफोर लर्निंग इनलाइन फंक्शंस। सही है, आगे बढ़े। ठीक है, दूसरी जरूरी बात, मैंने आपसे कहा था मेंबर फंक्शंस जब भी डिफाइन होते हैं उनके नाम के साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, गौर से सुनिएगा। ये जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं होता, लेकिन ये कंपाइलर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसका जवाब ध्यान से मेरे एक सवाल को सोचकर दीजिए। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एक प्रोग्राम के अंदर दो क्लासेस हों? एवरीवन प्लीज लेट मी नो। क्या इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एक प्रोग्राम के अंदर दो क्लासेस हों? है, तो दोनों के पास मेंबर फंक्शंस होंगे? जल्दी जवाब दीजिए, यस और नो। दोनों के पास मेंबर फंक्शन होंगे? हाँ जी, दोनों के पास अपने अपने मेंबर फंक्शन होंगे। आप दिमाग दौड़ाइए, अगर दो क्लासेस हमने बनाई और दोनों सेम नाम का मेंबर फंक्शन हुआ तो कंपाइलर कंफ्यूज होगा। अगर क्लास का नाम और स्कोप नहीं लगा तो आप खुद सोचिए, अगर क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन अपन हटा देते हैं तो क्या कंपाइलर को नाम देखकर पता चलेगा ये कौन सी क्लास का मेंबर फंक्शन है? अगर दोनों क्लासेस में मेंबर फंक्शन का नाम गेट हो जाए या दोनों क्लासेस में शो हो जाए, नहीं पता चलेगा। आप बात समझ रहे हैं? आर यू गेटिंग दिस? जैसे इस एग्जाम्पल को देखें, सपोज करिए मैंने एक क्लास ए बनाई, ठीक है। इस ए क्लास के अंदर मैंने एक मेंबर फंक्शन बनाया void m1, एक मेंबर फंक्शन बनाया void m2। ये दोनों ए के मेंबर फंक्शन है, यस और नो? हाँ। इसी प्रोग्राम में मैंने एक बी नाम की क्लास भी बनाई। उस बी नाम की क्लास के अंदर भी मैंने एक m1 बनाया और एक m2 बनाया, लाइक दिस। आप सोचिए, जब मैं क्लासेस के बाहर आकर इन m1 m2 को डिफाइन करना शुरू करूंगा, आपको नहीं लगता अगर क्लास का नाम नहीं आएगा और मैं ऐसे लिखूंगा void m1 तो कंपाइलर को पता ही नहीं चलेगा ये किसका m1 है कंफ्यूजन, राइट? तो जो रोल आपके आई कार्ड का होता है, आप कॉलेज जाते हैं तो आई कार्ड पहनते हैं, कॉलेज जाते हैं तो आई कार्ड पहनते हैं, तो आपका आई कार्ड कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट्स के बीच में आपको आइडेंटिफाई करता है। कॉलेज के ढेर सारे स्टूडेंट्स के बीच में आपका आई कार्ड आपकी आइडेंटिटी है। बिल्कुल ऐसे क्लास का नाम और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कंपाइलर को यह समझने में मदद करता है कि ये ए क्लास का मेंबर फंक्शन है, और अगर आपने दूसरा बनाया तो कंपाइलर को समझ में आएगा ये बी क्लास का मेंबर फंक्शन है। तो कंपाइलर इस M1 पे कब आएगा? कंपाइलर इस M1 पे कब आएगा? जब ए के ऑब्जेक्ट्स कॉल करेंगे, व्हेन एज ऑब्जेक्ट विल कॉल, तो कंपाइलर ए के M1 को चलाएगा और बी के M1 को कब चलाएगा? जब कॉल बी के ऑब्जेक्ट्स करेंगे। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है। और अगर आपको लगता है सर मैं ना लगाऊं क्लास का नाम और स्कोप, तो ध्यान से मेरी बात सुनना। अगर आपने क्लास का नाम और स्कोप नहीं लगाया और आपने M1 को नॉर्मल वे में बनाया, तो याद रखिएगा मैंने आपसे परसों कहा था
सी डबल प्लस में दो तरह के फंक्शन होते हैं, एक नॉर्मल और एक मेंबर फंक्शन। डिड आई से दिस? तो कंपाइलर इसको मान लेगा एक नॉर्मल फंक्शन। सी लैंग्वेज में फंक्शन पढ़े, सी में पढ़े, बस ये वैसा मेंबर फंक्शन ना बनकर सी लैंग्वेज जैसा फंक्शन बन जाएगा। ये मेंबर फंक्शन ना बनकर सी लैंग्वेज जैसा नॉर्मल फंक्शन बन जाएगा अगर आपने इसके साथ क्लास का नाम और स्कोप हटा दिया। आ रहा है समझ? पॉइंट क्लियर हुआ? तो स्कोप रेजोल्यूशन भले ही आप अपने लिए ना इंपॉर्टेंट समझें, आपको भले ही उसकी जरूरत ना हो, लेकिन कंपाइलर को सख्त जरूरत है। कंपाइलर नहीं समझ पाता कि मुझे जो बोला जा रहा है वो कौन सी क्लास के मेंबर फंक्शन के लिए बोला जा रहा है। गॉट द पॉइंट? चलो अब आपका असाइनमेंट जो आपको याद से करके लाना है, क्योंकि अभी बहुत सारी और बातें हैं वो तभी समझ में आएंगी जब आप इस असाइनमेंट को अटेम्प्ट करके आएंगे। ठीक, असाइनमेंट है राइट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। क्या मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम बोलने का? क्या मतलब है, क्या बनाना पड़ेगा? वेरी गुड, क्लास, मेंबर फंक्शंस और ऑब्जेक्ट्स। सो राइट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम to accept two integers from the user, comma, add them and display their sum। हो जाएगा? जल्दी बताइए, हो जाएगा? वेरी गुड। सबसे पहले बताइए मेंबर फंक्शन कितने लगेंगे? कितने मेंबर फंक्शंस लगेंगे? बहुत बढ़िया, 3। 2 मत सोचना, कारण मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही कहा था सी डबल प्लस मॉड्युलैरिटी में बिलीव करती है। और मॉड्युलैरिटी क्या कहती है? जितने अलग अलग टास्क उतने अलग अलग फंक्शन होने चाहिए। हो सकता है आपको ये लगे कि ये प्रोग्राम 2 मेंबर फंक्शन में भी तो बन जाएगा, बनने को तो 1 मेंबर फंक्शन में भी बन जाएगा, मानते हैं? एक ही मेंबर फंक्शन में हम तीनों काम कर सकते हैं, इनपुट लेना, ऐड करना, रिजल्ट दिखाना। बट ये कभी भी एडवाइजेबल नहीं होता। आपको हर यूनिक काम के लिए क्लास में बनाना चाहिए एक यूनिक मेंबर फंक्शन। तो एक मेंबर फंक्शन होना चाहिए जो इनपुट ले, एक मेंबर फंक्शन होना चाहिए जो ऐड करे, एक मेंबर फंक्शन होना चाहिए जो रिजल्ट स्क्रीन पे प्रिंट करे। इज दिस क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। तो अब स्क्रीनशॉट्स ले लो आप। नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इस पॉइंट से। पेज 1, पेज 2, पेज नंबर 3, 4, 5। ओके रोहित, मैं शेयर कर दूंगा। 6 and this is 7। ठीक है, मैं शेयर कर दूंगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।